This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूँ आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। अगर हम एडवर्टाइजिंग सीन की बात करें, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ की बात करें, एडवर्टाइजिंग बिज़नेस की बात करें, एडवर्टाइजिंग की इफ़ेक्टिवनेस की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, तो पाकिस्तान इज़ नॉट सेकंड टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में जितनी इनोवेशन के साथ ये काम हो रहा है, जितनी जिद्दत के साथ ये काम हो रहा है, जितनी क्रिएटिविटी के साथ ये काम हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर हम बड़े बड़े ममालिक की बात करें जहाँ एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन अदा करती है, इंडस्ट्री में बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, पाकिस्तान इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं। पाकिस्तान में ना सिर्फ नेशनल बल्कि मल्टी नेशनल कंपनीज़ की भी बात करें तो जो कमर्शियल्स बनते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स बनते हैं, अनडाउटेडली जब कोई आप प्ले देख रहे होते हैं टीवी पे, कोई फिल्म देख रहे हैं और जब ज़ाहिर कमर्शियल ब्रेक आता है, जब वो ब्रेक आता है तो बाय एंड लार्ज लोग चैनल चेंज नहीं करते। इसलिए कि इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी, इनोवेशन, मजाक का इमेज भी होता है, सबकामोज़ भी चीज़ें होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स से इतनी क्रिएटिव और इनोवेटिव होती हैं कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो चेंज करता होगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो क्रिएटिव लोग हैं, हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं, वो बड़ी जिद्दत के साथ और बड़ी हार्ड वर्किंग है हमारी फोर्स जो काम कर रही है। एडवर्टाइजिंग सेक्टर में हम बढ़ावा कैसे देख पाएंगे? मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमने देखा है कि काफ़ी कोलैबोरेशन तो करती रही हैं हमारी लोकल एजेंसीज़ के साथ, लेकिन क्या इन द डेज टू कम मज़ीद बढ़ावा आएगा? अक्सर बात की जाती है नेबरिंग इंडिया की कि जी इंडिया में एडवर्टाइजिंग का उरूज है, वहाँ पे बड़े लेवल पे क्रिएटिविटी, इनोवेशन का दौरा है और बाहर की कंपनीज़ भी इंडिया जाके वहाँ अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाती हैं और फिर वो ज़ाहिर जो टीवी पे आती हैं उनके लोकल जो एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे चलती हैं। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ का फ्यूचर क्या है, चैलेंजेस क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर बात करेंगे। इसी वाले साझे में स्टूडियो में ज्वाइन किया है वकार अजीम किदवाई साहब ने, हेड ऑफ़ फाइनेंस हैं एडकॉम प्राइवेट लिमिटेड के। वकार साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकार साहब, आपका काफ़ी तजुर्बा है, मोर देन 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। और ये जो आपका 30 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है, इसमें ज़ाहिर है आपने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया होगा, उनके मेंटोर होंगे और ख़ुद भी बड़ा सीखा होगा। इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के हवाले से, एडवर्टाइजिंग सीन के हवाले से, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ जो कंट्रीब्यूशन कर रही हैं हमारी इकॉनमी में, जिस तेज़ी से हम देख रहे हैं कि कमर्शलाइजेशन हो रही है, इसमें टैक्सेशन का रोल कितना ज़्यादा एक अहम किरदार अदा कर रहा है, हैम्पर कर रहा है या फ्रेंडली है, ख़ास तौर पर सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह? देखें, पाकिस्तान में शुरू से एक एडवर्टाइजिंग का एक रोल रहा। इतना ज़्यादा शायद नहीं था लेकिन था ज़रूर। उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान तरक्की करता रहा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री तरक्की करती रही, तो साथ साथ एडवर्टाइजिंग का जो शोबा था वो भी तरक्की करता रहा और बड़ा जेन्युइन और नेचुरल काम शुरू से हो रहा था पाकिस्तान में। बजट्स कम होते थे शुरू में, एडवर्टाइजिंग की इतनी अवेयरनेस नहीं थी लेकिन थी ज़रूर। विल कंटिन्यू विद दिस। फिर नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के हवाले से। आपका ब्रेकअप साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर सब इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर सेल्स टैक्स तो वेरी करता है ना। पंजाब में अराउंड 16%, सिंध में अराउंड 14%। इस वक्त जो सिनारियो है सेल्स टैक्स का और इनकम टैक्स का, इससे इम्पैक्ट क्या आ रहा है? देखिए, इससे इम्पैक्ट ये आ रहा है कि इनकम टैक्स तो पहले से पूरे सारी हर बिजनेस एक्टिविटी पे डे 1 से लगा हुआ है इनकम टैक्स। उसके रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं और उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें भी खासे चेंजेस आते हैं जो आपको इफ़ेक्ट करते हैं आपकी पूरी इनकम पे। उस पर मैं ज़रा सा बाद में बात करूँगा कि उसके क्या हमारे ऊपर प्रेशर्स हैं। सेल टैक्स पे आ जाते हैं। सेल टैक्स चूँकि अभी नया लागू हुआ है
इश्तिहारी सनत पे, मैं इसे एक इश्तिहारी सनत कहता हूँ एडवर्टाइजिंग, ये कोई 40 और 50 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ये मैं दावे से कहता हूँ कि ये वाहिद सनत है जो 100% डॉक्यूमेंटेड है। सिंपल सी एक मिसाल दे रहा हूँ आम लोगों के लिए। मैं किसी चैनल पे इश्तिहार चलवाऊँगा अपने किसी क्लाइंट का या एडवर्टाइज़र का, हम एडवर्टाइज़र कहते हैं क्लाइंट को, तो वो चैनल मुझे डेफिनेटली बिल भेजेगा और वही बिल मैं आगे भेजूँगा। उसकी पेमेंट आएगी या तो मुझे डायरेक्ट आएगी या चैनल का नाम चेक आ जाएगा। तो ये दोनों तरफ से कंट्रोल हो गया। अगर मेरे क्लाइंट का ऑडिट हो रहा है तो लाजमी बात है मेरी इन्वाइसेस वहाँ सब्जेक्ट टू ऑडिट होंगी, और अगर चैनल का ऑडिट हो रहा है तो डेफिनेटली जो इन्वाइसेस एज ए एजेंसी मैंने रिसीव की हैं उसका ऑडिट हो रहा होगा। तो ये दोनों तरफ से प्रोटेक्टेड है। तो इसमें टैक्स इवेजन आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। मतलब ये चीज़ ही ख़त्म हो गई कि कोई, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाहिद हमारा एक शोबा है, इश्तिहारी सनत है जो 40 से 45 बिलियन है। हो सकता है ये ज़्यादा ही हो। अब आ जाइए इसके ऊपर टैक्सेशन। सिंध गवर्नमेंट ने हर इश्तिहारी कमर्शियल जो टीवी पे चलता है वो, और हर एक्टिविटी, मैं कोई डिज़ाइन बनाता हूँ, मैं कोई बिलबोर्ड का बिल करता हूँ, ये सब सिंध के हवाले से 14% सब्जेक्ट टू सेल टैक्स है। पंजाब में ये 16% है। एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना सा पाकिस्तान और उसमें भी हम एक जगह कोई चीज़ तय नहीं कर पाए कि हमें हमारे रेट सेल टैक्स के क्या हो। पंजाब भी सही हो सकता है तो सिंध भी सही हो सकता है। अगर इस 14 पे कोई ना कोई लॉजिक होगी ताशफीन साहब के पास, बहुत माकूल और बहुत समझदार, बहुत ही, मैं कहता हूँ सिंध के लिए एक मिसाल है उस शख्स की कि उसने टारगेट पूरे कर रहे हैं। अब वो उस पर भी बात होगी कि वो टारगेट की वजह से दूसरे लोग पिस रहे हैं। बहरहाल वो अपने एक अदारे को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके बढ़ रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे ट्रेंड सेट्स किए हैं। बहरहाल अब ये 14% है सेल टैक्स, ये कहीं नहीं छुपता है। अब 40 बिलियन और 50 बिलियन पे आप 14% लगा लीजिए या 16% लगा लीजिए, और जो एक्टिविटी होती है जो हम कमर्शियल प्रोड्यूस करते हैं, जो इश्तिहार बनता है, उसके ऊपर 6% है। पहले ये 10% था, उससे पहले 14% था, फिर ये 10% हुआ, फिर ये 6% हुआ। अप्रोच ताशफीन साहब की, मैं बार बार उनका नाम लूँगा, उनकी यही थी कि यार टैक्स रैशनल होना चाहिए और बेरेबल होना चाहिए, ताकि देने वाला भी स्माइलिंग फेस के साथ बिजनेस वाइबल हो ना, और बिजनेस वाइबल हो, उसके साथ उसकी एक सिनर्जी और एनर्जी बने ताकि एक बिजनेस एक्टिविटी चले। देखिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक बॉटल है। बहुत सारे वेंडर्स जो डॉक्यूमेंट में नहीं है, टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल करते हैं, वो परफॉर्मर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई तबला बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई कथक का आर्टिस्ट है। ये सारे लोगों को हम जमा करते हैं, एक इश्तिहार बनाते हैं और अपने एडवर्टाइज़र की खिदमत में पेश कर देते हैं। किसी भी अच्छी एजेंसी के पास 10 बड़े और 15-20 छोटे क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन जो सर्विसेज हम दे रहे हैं एक जगह से लेके दूसरी जगह तक, आपने बहुत सारे इश्तिहार देखे होंगे जिसमें हमने फोकल और जो लोकल फनकार हैं उनको प्रोजेक्ट किया है, बड़ी अच्छी और बात वो है, प्रमोट हुए हैं। बहुत अच्छी बात। वो लोग जो बिल्कुल कहीं नजर ही नहीं आते, कहीं नज़र नहीं आते थे। आपने कोडू को देखा होगा, वो हमने कई इश्तिहारों में लिया। तो बहरहाल एक इश्तिहार के पीछे एक पूरा एक आपका पाकिस्तान का एक कल्चर जा रहा होता है। एक चीज़ बेचने के लिए अगर मैं उसके साथ बंगाली की कमेंट्री लगा दूं तो डेफिनेटली वो चीज़ बिकेगी नहीं। सही बात। दो चीज़ें होंगी, या तो बहुत ज़्यादा बिकेगी कि लोगों को एक चेंज नज़र आएगा कि यार इसके साथ बंगाली कमेंट्री चल रही है तो मसला क्या है, नोटिस होगा। इश्तिहार वही है, जो नोटिस हो वो एक अच्छा इश्तिहार कहलाता है। अब ये सारी चीज़ें जो टैक्स की थी, तो इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस तो आएंगे। वही वाली बात है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है, दो वजह से बढ़ती है। या तो आप टैक्स से बढ़ाएं या उसमें आप इनपुट ज़्यादा डालें। मसलन मैं शाहरुख खान को एक मॉडल ले लूँ तो वही फिल्म मेरी 10 करोड़ से कहीं ज़्यादा चली जाएगी, और अगर मैं एक लोकल मॉडल लेता हूँ वो फिल्म नॉर्मल रहेगी। फिल्म होती है, एक जंगल में मंगल होता है। जब एक कमर्शियल 30 सेकंड का कमर्शियल जब बनता है तो आप ये समझ लें कि 200-250 आदमी लोकेशन पे जाते हैं,
हेयर स्टाइलिस्ट अलग है, वार्डरोब अलग है, कैमरामैन है, बूम स्पॉट बॉय हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, सो मैनी, स्टेज बन रहा है, सेट बन रहा है, कैटरिंग है उसमें जा रही है। तो पाकिस्तान में अब माशाल्लाह फिल्में 2-2.5 करोड़ की बनती हैं, नॉर्मल फिल्में, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक सिग्निफिकेंट टैक्स मिलता है। फिर इस पे अवार्ड मिलते हैं, बाकायदा एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ अवार्डेड होती हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा काम किया तो अब आपको अवार्ड मिलना चाहिए। एक ज़माने में सिर्फ पीटीवी होता था और एक हमारा रेडियो पाकिस्तान होता था। फिर 2000 की दहाई में एडवर्टाइजिंग के सनत में एक इनकलाब आया। इसी पे जैसे आपने कहा कि एक ज़माने में पीटीवी, मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न पे 6 साल काम किया है एज एंकर पर्सन। अब वहाँ की थोड़ा सा कंपैरिजन कि जो पहले एडवर्टाइजमेंट बनते थे और जो आज एडवर्टाइजमेंट बनते हैं, उसमें इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस अगर हम कहें, क्वालिटी का डिफरेंस है, कीमत ज़्यादा चार्ज की जा रही है, कमर्शलाइजेशन का एलिमेंट ज़्यादा आ गया है, या पहले हम सिर्फ लोकल लोगों को ही कैटर करते थे तो वो कॉन्सेप्ट ही बेसिकली लोकल होता था, या अब हम चूँकि वो एक बैनुल अक़वामी सतह पे हम जा रहे हैं तो हमारा जो होराइज़न है वो भी ब्रॉडन हो गया है। नहीं देखिए, इसमें बड़ा बुनियादी फ़र्क है। पहले बजट्स एडवर्टाइजिंग के लिए कम होते थे, एक मार्केटिंग स्केल होता है, एक प्रोडक्ट लॉन्च होती है, उसका एक बजट रखा जाता है। अब आप देखें बजट्स कितने आ गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बजट्स आए हैं, आपके चैनल्स भी बढ़ गए हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि 2000 की जो दिहाई है वो एक पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एडवर्टाइजिंग से मुंसलिका लोगों के लिए एक जिसे कहते हैं कि मतलब सुबह और शाम का फ़र्क था। एक टीवी से 12-14 नहीं 20 से 30 टीवी चैनल्स बन गए, एक रेडियो से 15-16 एफएम चैनल्स रेडियो के बन गए, उसमें लोगों को रोज़गार मिला, लोग ग्रूम हुए। आप माशाल्लाह देखें हमारी यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएट्स निकाल रही हैं, वो कहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हैं इस वक्त, सब में ज़्यादा मीडिया में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। आपकी ज़ैबस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आईबीए के हैं, लम्स के हैं। मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में इन तीनों चारों CBMBS में इस अदारे के से पढ़ के लिखे हुए लोग इस इंडस्ट्री में आए हुए। तो अब एडवर्टाइजिंग का शोबा एक बड़ा टेक्निकल शोबा हो गया है। क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है, स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद जनाब आपकी मीडिया डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और जो एडवर्टाइज़र है उसके साथ भी अब एक ब्रांड कॉन्सेप्ट आ गया है। आपका एक ब्रांड, एक इमेज होती है, उसमें भी पढ़े लिखे लोग आए। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी, देखिए एक्शन और रिएक्शन की बात है। अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसियां ग्रो नहीं करती तो एडवर्टाइज़र भी ग्रो नहीं करते, और अगर एडवर्टाइज़र ने ग्रो किया है तो साथ साथ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने भी ग्रो किया है। जब देखिए पैसा आता है तो चीज़ में बेहतरी आती है। पहले जो कमर्शियल मुझे अच्छे तरीके से याद है, मेरी कंपनी से एक अदारा था, उसके 5 कमर्शियल 5 लाख में बन जाते थे। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ लेट 80s की। आज एक एक कमर्शियल 3.5 करोड़ का मैं खुद बिल करता हूँ। तो वजह क्या है? टेक्निक बदली है, वॉल्यूम बदले हैं। पहले एडवर्टाइजिंग का स्पेंड 40 से 50 बिलियन नहीं था, कतन नहीं था, लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं थी। आज अगर मैं अपनी सैलरी देखता हूँ, जबकि मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, एक्सपीरियंस हूँ, 37 साल का मुझे तजुर्बा है एडवर्टाइजिंग में, फाइनेंस में देखता हूँ, सारे फाइनेंस के लोगों से मिलता हूँ, मुख्तलिफ अदारों में जाता हूँ, बातचीत करता हूँ। मुझे आज तक, हम लोग भी बैठते हैं, आज तक किसी ने कहा कि यार चोरी का तरीका बताओ टैक्स का। नो, सब टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स दे रहे हैं। मेरी कंपनी, अगर मैं इस कंपनी का 31 साल का अगर मैं टैक्स निकाल के आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि यार एक एडवर्टाइजिंग कंपनी इतना टैक्स देती है। सिर्फ मेरे एम्प्लॉयज़ का 2 करोड़ रुपए सालाना टैक्स जाता है, इनकम टैक्स। कोई टैक्स ना छुपाना चाहता है, ना चोरी करना चाहता है। विल कंटिन्यू विद दिस। नाज़रीन, हम बात करें एडवर्टाइजिंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान में क्या स्कोप है। वक्त ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, सेल टैक्स जो लागू हुआ है ये असल में एडवर्टाइज़र पे है, और एडवर्टाइज़र उसको ट्रांसलेट कर देता है अपनी प्रोडक्ट पे, और वो जो प्रोडक्ट है वो अवाम नास के इस्तेमाल में है तो टैक्स तो उन पे लग गया।
लेकिन इसके जो मराइल हैं, स्टेजेस हैं, उसमें बहुत सारा इसमें एक स्टेज पे लगता है, फिर वो फिनिश में जाता है, फिर उससे सेमी से फाइनल फिनिश में जाता है, वो इनपुट लेते रहते हैं। ये इनपुट जो है ये थोड़ा सा इसमें मसला है। आपने सुना होगा फ्लाइंग इनवाइसेस, ये इनवाइसेस, तो इनपुट वगैरह जो है ये डायरेक्ट होना चाहिए किसी न किसी तरीके से। ये एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि सेल टैक्स के मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए। हमारे ऊपर इस सेल टैक्स का एडवर्टाइजिंग की सनत के ऊपर एक एडवर्स इम्पैक्ट आया, जो हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड में भी जाके मीटिंग में इस चीज़ को हाईलाइट किया कि क्या है। देखिए, एडवर्टाइजिंग जो है ये क्रेडिट पे होती है। हमें चैनल्स को फौरी तौर पे पैसे नहीं देना है, हमें अखबार को फौरी तौर पे पैसे नहीं देना है। हम ये बिज़नेस रेगुलेट करते हैं, एक फैसिलिटेट करते हैं, जिसका हमें एक सर्टन अमाउंट कमीशन के तौर पे मिलता है। जब देखें एडवर्टाइजिंग के बजट बढ़े तो अब एडवर्टाइजिंग 15% कमीशन पे नहीं हो रही है। अब एडवर्टाइजिंग फिक्स एक सर्टन अमाउंट पे हो रही है जो रिटेन का कहलाता है, ये कमीशन है। और कमीशन नीचे उतर के 2.5% या 3% पे आ गया है। हम काम कर रहे हैं 2.5 से 3% पे। जो चैनल है वो शायद 15% मुनाफा कमा लेता होगा, वो 15% पे काम कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 14% उस पर ले रही है और पंजाब 16% ले रहा है। इसका मतलब ये है कि एक एक्टिविटी के 3 स्टेक होल्डर हैं, जो एडवर्टाइज़र है और सारा लोड तो वो बर्दाश्त कर रहा है और वो लोड को पास ऑन कर रहा है आवाम की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 14% मिल रहा है और इनकम टैक्स अलग मिल रहा है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी 2.5% पे काम कर रही है और जो चैनल है, अगर ठीक है मान लेते हैं उसका 15% मुनाफा होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। चैनल की कॉस्ट बहुत होती है, चैनल चलाना आसान नहीं है। बहरहाल इसकी वजह से एडवर्टाइजिंग के बजट्स कर्टेल हुए हैं। 14% का जो इम्पैक्ट आएगा, लेट से मेरा बजट 100 करोड़ है, बाय वर्च्यू ऑफ 14% वो एड ऑन हो जाता है। तो कई क्लाइंट मुझे ये कहते हैं कि जी वकार साहब, आप जो मुझे एनुअल रिपोर्ट की डिज़ाइनिंग का बिल कर रहे हैं, इसका 14% आप एब्जॉर्ब करें। तो अगर मैं वो 14% सेल टैक्स एब्जॉर्ब कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी डिज़ाइनिंग की कॉस्ट को 14% से कर्टेल कर रहा हूँ। एक इम्पैक्ट तो ये आ गया। और दूसरा, सोने पे सुहागा क्या है, मतलब ये मेरी समझ से बालातर है। शायद ये सही हो, मैं कन्विंस नहीं हूँ। शायद ये सही हो, मैं कन्विंस नहीं हूँ। एक सीधा सा फार्मूला है, जो कमाए वो टैक्स दे। सिंपल से होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। मैं एज एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने 2.5% पे टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। अब इसमें मैं अब विद होल्डिंग टैक्स पे आ गया हूँ। चैनल का भी कट रहा है, लेकिन आप यकीन करें वो जो सेल टैक्स की अमाउंट है वो सब्जेक्ट टू टैक्स है और उसका बर्डन या तो चैनल पे जाता है और जितना शेयर हमारा है वो हमारे ऊपर आ जाता है। ये अजीब सी बात है। मतलब मैं 14% का जो टैक्स की हिट है, इनकम टैक्स की हिट है, वो मेरी कंपनी पे आ रही है। अब एक और मज़े की बात देखें, फ़र्ज़ करें मैं 100 करोड़ का टर्नओवर है मेरा, उस पर मेरा 2.5% कमीशन है, 2.5 करोड़ हो गया। 2.5 करोड़ पे मेरे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी तो होगी। तय कर लेते हैं कि जी हम 20% मार्जिन पे काम कर रहे हैं, तो 2 करोड़ का 20% 40 लाख हो गया। पाकिस्तान का मैक्सिमम टैक्स 33% है, ये 32% है, वो लगा लीजिए। और मेरा 8% स्टेट टैक्स कटता है, तो वो 50% से ज़्यादा हो जाता है। तो जनाब, एडवर्टाइजिंग एजेंसी वैसे ही कैश फ्लो के प्रेशर में रहती हैं। देखिए, हमारे स्टाफ की तनख्वाहें, कम्युनिकेशन के पैसे, टेलीफोन, ये वो सब चीज़ें, यूटिलिटीज़, तो मुझे मंथली बेसिस पे करना है। मेरा क्लाइंट, देखिए 2 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, एक एपीएनएस है, एक पीबीए है। पीबीए कहता है 60 डेज़ का क्रेडिट है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी क्लाइंट 60 डेज़ से पहले अमाउंट क्यों देगा और मुझे हर महीने खर्चा करना है। एपीएनएस कहता है 90 डेज़, तो मेरा कोई भी क्लाइंट 90 डेज़ से पहले अपने ड्यूज़ को सेटल नहीं करेगा। वेयर एज सेल टैक्स जो है वो वैसे तो फॉलोइंग मंथ में होता है,
कि आप एक्टिविटी अगर जनवरी में करते हैं तो 15 फरवरी को आप टैक्स जमा करा दें, लेकिन वेरी काइंडली ताशफीन साहब ने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की रुविदात और मुश्किलात को समझते हुए उसको नेक्स्ट फॉलोइंग डेज कर दिया, यानी कि 45 दिन कर दिया। ये शुरू से था, 45 दिन कर दिया उन्होंने, क्योंकि हम लोगों ने रेजिस्ट किया, हम टैक्स नहीं जमा करा रहे थे। सो मच सो बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज तो रजिस्टर्ड होने पर तैयार नहीं थी। बहरहाल सारे लोग रजिस्टर्ड हुए, एक साथ टैक्स कराया, वो भी उनके रिकॉर्ड में है कि ठीक ठाक रकम 1 महीने में पहुंच गई थी, 5-6 महीने का रुका हुआ टैक्स। तो जनाब ये टैक्स की जो इम्प्लीकेशंस हैं ये हमारी बिजनेस को बुरी तरीके से इफेक्ट कर रही हैं। विद होल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? विद होल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि ईयर एंड पे आपने जो कमाया है उस पर इनकम टैक्स दे दीजिए। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि भाई मुझे जुलाई से लेकर जून तक खर्चा तो करना है, तो एक विद होल्डिंग टैक्स शुरू लगा देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा टैक्स आता रहे। अब विद होल्डिंग टैक्स जो है वो हमारे यहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पे मिनिमम टैक्स है, मिनिमम टैक्स है। हमेशा विद होल्डिंग का ये होता था, पहले एडवांस टैक्स होता था कि जी हर क्वार्टर पे आप एडवांस टैक्स जमा करा दीजिए, पिछले असेसमेंट का 25%। अब क्या हो रहा है कि पहले ही महीने से मैं अपनी सारी टैक्स लायबिलिटी जमा करा रहा हूँ और ईयर एंड पे पता चलता है कि जी मेरा तो रिफ़ंड है, लेकिन मुझे रिफ़ंड इसलिए नहीं मिल रहा है कि जो 8% है वो मिनिमम है और जो कमीशन पे 10% है वो फाइनल है। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी अगर 100 रुपये कमीशन ले रही है, उस पर 10% टैक्स कट गया, विच इज़ 10%, 10 रुपये हो गया। और अगर उसका मुनाफा उस 100 रुपये में, सारे खर्चे देखिए हमें कितने खर्चे निकालना पड़ते हैं एडवर्टाइजिंग के में, जो HR कॉस्ट है ये इंटरनेशनली मैं आपको बता रहा हूँ 60% होती है HR कॉस्ट। ज़ाहिर बात है हमें बेहतरीन कॉपीराइटर चाहिए। 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस का 60% होना चाहिए HR कॉस्ट। हमें बेहतरीन कॉपीराइटर चाहिए होता है, बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर चाहिए होता है, बेहतरीन स्ट्रेटजिस्ट चाहिए होता है। मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ जो टैक्स है वो करीबन 2.25 करोड़ सालाना है। तो भाई स्टाफ को तनख्वाहें भी तो देते होंगे, 200 आदमियों के स्टाफ की तनख्वाहों का इतना टैक्स है। मेरे यहाँ तो प्यून भी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स है। बहरहाल इतनी हैवी टैक्सेशन जो है ये हमारे कारोबार पे बुरी तरीके से प्रेशर में आ रही है। 8% टैक्स हार्श है। आप कैलकुलेट कर लें, अगर मुझे 100 रुपये पे 20 रुपये, बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, 20 रुपये मुनाफा है तो मेरा टैक्स 10%, 10% कट गया, तो इसका मतलब है कि 50% टैक्स हो गया ना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है जी मैक्सिमम टैक्स 32% है। वाई आई एम पेइंग 50%? कोई है? कोई पुरसाने हाल है? कोई नहीं है। अच्छा, और मज़े की एक और बात है, लगता ऐसा कि पूरी कौम टैक्स चोर है, या कहा जाता है या समझाया जाता है। चंद ही लोग हैं जो कहते हैं कि जी आप मुझे बताइए अगर पाकिस्तान में अवाम टैक्स नहीं दे रही है तो मुल्क चल कैसे रहा है? आपको जो IMF से फंडिंग होती है वो आपके तमाम स्पेंड का हार्डली 10% होता होगा। बाकी पाकिस्तान की कौम टैक्स दे रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, रेल में जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं उन्होंने टिकट लिया है, हवाई जहाज़ के मुसाफिरों ने टिकट लिया है, कितने लोगों को आपने होटल से भागते हुए देखा है? सब खाना खा के बिल पे करते हैं। जनाबे आली, शरह नमू पाकिस्तान की क्या है? आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है। 10 रुपए का पराठा है, 20 रुपए की चाय है, 15 रुपए का समोसा मिलता है। यह है पाकिस्तान की, मैं इसे कहता हूँ ये है थर्मामीटर पाकिस्तान की इकोनॉमी का। आज से 5 साल पहले यही चाय, यही पराठा इससे चौथाई कीमत में था। तो पाकिस्तान के लोग टैक्स दे रहे हैं। एक आदमी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, सुबह मेरी सुबह कैसे होती है, टूथपेस्ट जैसे ही मैंने ब्रश पे लगाया वो सब्जेक्ट टू सेल टैक्स है। मैंने नहाया, साबुन और या शैम्पू इस्तेमाल किया, उसमें टैक्स लगा हुआ है। बाहर आके मैंने चाय का सिप लिया, वो सब्जेक्ट टू SST है। और अगर WT है, उस पर मक्खन लगा लिया गलती से या मार्जरीन, वो भी सब्जेक्ट टू टैक्स है। गाड़ी में बैठा, उस पेट्रोल पे टैक्स है। और ऑफिस आके एक फ़ोन तो सब करते हैं ना कि भाई हम खैरियत से पहुंच गए। इस हेलो कहने पे पाकिस्तान की कौम
हर रुपए पे 20 रुपए गवर्नमेंट को, 20 पैसे गवर्नमेंट को दे रही है। 10% विद होल्डिंग टैक्स और 18 या 19% सेल टैक्स। हर हेलो कहने पे एक आम आदमी, कारपेंटर, मेसन अगर 100 रुपये का इजी लोड करवाता है, 100 रुपये का, तो जनाब आप लगा लीजिए 29% वो गवर्नमेंट को दे रहा है। एक गरीब आदमी भी घी का डब्बा लेता है, चाय का पैकेट लेता है, एक साबुन लेता है, इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है, अपनी 50 में पेट्रोल डलवाता है, इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। आपके यहाँ एक तो ये है ही नहीं कि जी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई इंसाफ नहीं है। एक चीज़ कहूँगा, सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, हम बारात लेके पहुँच जाते हैं दूल्हा और काजी को, और लड़की खिड़की कूद के भाग जाती है जिसने टैक्स देना है। हमारी पॉलिसियों में कुछ फ़र्क है। We need to rationalize. I agree with you, and let's see that इस पे कितना ज़्यादा काम होता है। वकार साहब, it was really great having you on the show. Thank you so much for your time. वेल नाज़रीन, उम्मीद आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब तक लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।